देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इसका फॉर्मूला N2O होता है और इसको लाफिंग गैस भी कहा जाता है, हास्य गैस, ठीक है। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होता है, ये आपको पहले से भी पता होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए राइट आंसर इसका जैव सुरक्षा समझौता से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है इस पर साइन कब किया गया था, तो इस पर साइन किया गया था 16 मई सन 2000 को, ठीक है। और फ्रेंड्स यह इफेक्टिव कब हुआ, प्रभावशाली कब हुआ, तो 11 सितंबर 2003 से यह प्रभावशाली हुआ था, ठीक है। तो ये प्रभाव में कब आया था, 2003 में, और यह साइन कब हुआ था, तो सन 2000 में। तो ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यहां पर देखिएगा 2011 जनगणना पूछा गया और जनजातियों की संख्या पूछा गया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8.6%। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता अनुसूचित जाति, यहाँ जनजाति पूछा गया, अगर जाति पूछा जाता तो ये परसेंटेज कितना हो जाता भारत की कुल जनसंख्या का, तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाता है 16.6%, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमेलित है। देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने 3 इसका प्रैक्टिस सेट कर लिया, एडुटेरिया का, और एक ऑलरेडी पहले से हम लोग प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे थे, उसका 11 सेट तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। देखिए इसमें पूछा गया है कौन सुमेलित है, तो इसमें से देखिए सुमेलित जो है ये नोंगर खाइलम अभ्यारण्य जो कि मेघालय में है, ये सुमेलित है। नागरहोल जो है फ्रेंड्स ये उड़ीसा में नहीं है, उड़ीसा में नहीं है ये नागरहोल जो है, ये कहां पर है, तो ये कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद पेरियार अभ्यारण्य ये तमिलनाडु में नहीं है, केरला में है। रणथंभौर अभ्यारण्य ये गुजरात में नहीं है, ये राजस्थान में है। सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हीराकुंड परियोजना, महानदी, बिल्कुल ये सही दिया गया है उड़ीसा में। काकरापारा परियोजना, ताप्ती नदी, बिल्कुल सही दिया गया है। पोंचमपाद परियोजना, गोदावरी नदी, ये भी सही दिया गया है। जायकवाड़ी परियोजना जो है ये कृष्णा नदी नहीं होगा, ये गोदावरी से संबंधित है। तो पूछा गया कि सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि रूस तथा फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा कौन सी है। तो रूस और फिनलैंड के बीच जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है यह है मैनरहीम रेखा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैगिनॉट रेखा जो है फ्रेंड्स यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। हिंडनबर्ग रेखा जो है यह जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। और 49वीं समानांतर रेखा जो है 49वीं, ये किसके मध्य है, तो 49th जो पैरेलल लाइन है ये यूएसए और कनाडा के बीच में है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। बताइए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देखिए इसकी फाउंडेशन कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसकी कहाँ पर है, तो स्पेन के मैड्रिड शहर में। स्पेन के मैड्रिड, यहाँ मैं लिखता हूँ स्पेन के मैड्रिड शहर जो कि स्पेन की राजधानी है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस, तो यह प्रत्येक वर्ष 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका स्थापना कब हुआ था, 1966 में इसका फाउंडेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है, तो ये मनीला राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो मासा तुसुगु असाकावा है, ठीक है। कौन है, तो मासा तुसुगु असाकावा, ठीक है। वो ये जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट हैं। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष जो है कब मनाया जाता है, बताइए। तो राइट आंसर इसका 15 जनवरी हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें वायुसेना दिवस, तो 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। नौसेना दिवस यानी कि नेवी डे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। 16 दिसंबर के दिन क्या मनाया जाता है, तो विजय दिवस मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा महल अकबर के द्वारा निर्मित है। तो देखिए यहाँ पर जहांगीर महल जो है, जहांगीर महल यह अकबर के द्वारा निर्मित है, जो कि कहाँ पर है, आगरा में है। उसके बाद देखिए शीश महल, दीवाने महल और खास महल, देखिए इनका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया, और ये तीनों महल आगरा में है। तो ये अकबर के द्वारा जो हो जाएगा जहांगीर महल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो ये मनसबदारी व्यवस्था जो है सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बीज होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था अकबर के शासनकाल में लागू किया गया था। और देखिए यह जो मनसबदारी व्यवस्था थी, सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था को सैन्य व्यवस्था तथा नागरिक प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। यह प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया था, जो हम लोग पहले से प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, उसमें। तो ये आपका हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंधित हुआ था। तो देखिए ये हुआ था आपका रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। और देखिए यह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था
ये कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में, और 13 अप्रैल 1919 को यह घटित हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को, ये डेट सहित आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिए, किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था? यह सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स यह अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की इन्होंने शुरुआत की थी, और इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी लागू किया था। तो ये सभी पॉइंट्स याद रखना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, महात्मा गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये 1924 में इन्होंने किया था, बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष जो मिलता है, यह मिलता है हम्पी में। हम्पी जो है फ्रेंड्स, यह कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है वर्तमान में, तो हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। चलिए, और ये जो है फ्रेंड्स आपको ध्यान में भी होगा, यह जो है फ्रेंड्स कहाँ पर है? तो कर्नाटक में, और यूनेस्को द्वारा यह विरासत स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। उसके बाद देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक जो है ये बौद्धों की है। 3 पिटक है, कौन कौन से? तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा कौन सी है? तो ये पाली भाषा है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो यह उल्लेख जो है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, इसी में किया गया है। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, और देखिए इसने जो है मौर्य साम्राज्य को 7 भागों में विभाजित किया है, और इसने भारत की जनता को सुखी और संपन्न बताया है, तथा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का विस्तृत वर्णन किया हुआ है। तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। उसके बाद देखिए, भारत के किस मुगल शासक के समय में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनी जो गठित हुई थी, यह कब हुई थी? तो 31 दिसंबर सन 1600 को। ठीक है, और उस समय शासन था अकबर का। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर के 1605 तक रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनको फ्रंटियर गांधी यानी कि सीमांत गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? लिखित संविधान का प्रारंभ जो है सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे अमेरिका में। और वही विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो भारत होगा, तो ये अमेरिका हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू किया गया था? तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फ्रेंड्स ध्यान देंगे। देखिए यह लागू हुआ था कब? तो 1 अप्रैल सन 2010 को। और देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में फ्रेंड्स, इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट बनाया गया। और संविधान के भाग 3 में जो है एक नया आर्टिकल जोड़ा गया 21 क। ठीक है, और 21 क में कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करेगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद चलिए आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि विदेशियों को उपलब्ध है? इसमें से ये आपका हो जाएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि लोकलेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकलेखा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य जो होते हैं ये लोकसभा से होते हैं, और फ्रेंड्स यहाँ 15 सदस्य हैं, और 7 सदस्य जो होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। तो देख लीजिए 15 और 7 22। इसका जो अध्यक्ष होता है यह मुख्य रूप से जो विपक्ष का नेता होता है वही होता है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और ये समिति जो है अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। तो यानी कि लोकसभा का स्पीकर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट करके जरा मुझे बताएंगे अभी कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रीय आपातकाल शब्द दिया गया है, तो ये आपका अनुच्छेद 352 हो जाएगा। 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और 360 में जो है ये वित्तीय आपातकाल है। और वित्तीय आपातकाल अब तक भारत में एक बार भी नहीं लगाया गया है। उसके बाद देखिएगा एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी उसका अध्यक्ष कौन था? अच्छा, भारत में पंचायती राज का जो है शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, राजस्थान के नागौर से जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। और देखिए पंचायती राज की स्थापना जो हुई थी, यह जो हुई थी यह पूछा गया है
तो ये आपका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, जो इनके अध्यक्ष थी बलवंत राय जी, इन्हीं की जो है फ्रेंड्स सिफारिश पर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने सुझाव दिया था। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार किस आम चुनाव में किया गया था? तो देखिए आपको याद होगा फ्रेंड्स कि देखिए 61वां संविधान संशोधन जो था, 61वां संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था, 21 वर्ष की आयु से घटा करके मताधिकार का जो उम्र रखा गया था वो 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और यह जो है 1989 में जो आम चुनाव हुआ था उसी में जो है फ्रेंड्स इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो तरंग प्रकृति की खोज जो है ये डी ब्रॉगली ने किया था। किसने किया था? डी ब्रॉगली ने किया था, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए एंडरसन जो थे इन्होंने पोजिट्रॉन का खोज किया था, पोजिट्रॉन का। न्यूट्रिनो का खोज किया था, न्यूट्रिनो का खोज पॉली ने, न्यूट्रिनो का खोज किया था पॉली ने। ठीक है, उसके बाद देखिए मेंडलीफ द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में वर्ग की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्ग की जो संख्या है वो कितनी है? तो वर्ग की संख्या 9 है, और आवर्त की संख्या अगर पूछेगा तो आवर्त की संख्या 7 है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, और देखिए जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी है इसके अनुसार क्या है कि तत्व के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु भार के। और वहीं अगर मोस्ले का कहा जाए तो मोस्ले का क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। उसके बाद देखिएगा कि मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन है तो उसका रंग कैसा होता है? तो देखिए क्षारीय विलयन का रंग जो होता है वो पीला होता है। अगर अम्लीय पूछा जाता है तो अम्लीय हो जाता है गुलाबी, और उदासीन अगर पूछा जाता कि मिथाइल ऑरेंज का उदासीन विलयन का तो ये नारंगी हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका वल्कनाइजेशन किया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। राइट आंसर सल्फर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्मेलाटाइट, यहाँ पर इस तरह से लिखा जाता है कभी कभी स्मॉल टाइट। ठीक है, तो देखिए स्मॉल टाइट जो है फ्रेंड्स यह किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है किसका, बताइए? तो ये कोबाल्ट का अयस्क है। ठीक है, किसका अयस्क है? कोबाल्ट का अयस्क होता है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजला तोता यानी कि सफेद तोता या सफेद कशिश कहिए, व्हाइट विट्रियल अंग्रेजी में कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ZnSO4 7H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। और नीला तोता आपको याद होगा कि नीला तोता किसको कहा जाता है? तो नीला तोता कहा जाता है CuSO4 × 5H2O को। ठीक है, ब्लू विट्रियल इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न करिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम होता है? सबसे कम जो होता है घनत्व ये आपका शनि का होता है। सबसे ज्यादा जो होता है ये किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा आपका शुक्र का। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होता है ये शुक्र का घनत्व हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती? तो विषुवत रेखा जो है इसमें से किस देश से होकर के नहीं गुजरती ये पूछा गया। देखिए विषुवत रेखा जो है ये इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देखिएगा अर्जेंटीना से होकर के या नहीं गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर के मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेंगे आप। चलो उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश, एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश जो है ये मलेशिया हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की जो वनस्पति है इसको मेसोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वनस्पति को क्या कहा जाता है? मेसोफाइट कहा जाता है, जबकि उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र की वनस्पति को जेरोफाइट कहा जाता है। ठीक है, और हेलोफाइट जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन सा है? देखिए भूटान से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो ध्यान रखेंगे भूटान से लगने वाले जो राज्य हैं वो आपका हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ठीक है, और सबसे लंबा जो है राज्य ये असम हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो मध्य प्रदेश में है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। याद रखेंगे सतपुड़ा की रेंज जो है पहाड़ी वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ये बात आपको याद रखना है, जो कि कहाँ पर स्थित है ये पूछा गया है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जुवाई, सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो है फ्रेंड्स यह है किसकी? लूनी नदी की। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लूनी नदी जो है यह भारत की जो है एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 43 से लेकर के, ध्यान रखेंगे 43 से लेकर के 118 तक जो है फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा रहा हूँ। सेट नंबर 1 का पीडीएफ मैंने आपको दे दिया है। टेलीग्राम हमारा सक्सेस केंद्र के नाम से है, वहां पर करीब 23 के सब्सक्राइबर हैं, वहां पर आपको जुड़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 से अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119 से कि एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं?
तो फ्रेंड्स उसको पोल कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य में एक बिंदु होता है जिसको कि हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको याद भी होगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं कि जो फोकस दूरी होती है ना, वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपसे कही कि फॉर्मूला पूछा गया है। तो देखिए ये जो फॉर्मूला इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा H जो है फ्रेंड्स ये क्या है, H जो है ये उत्पन्न ऊष्मा है, जो कि यहाँ पूछा गया है उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप से निरूपित करते हैं। I जो है ये क्या है, तो चालक में बहने वाली धारा है। R जो है ये प्रतिरोध हो जाएगा, चालक में प्रतिरोध। और T जो हो जाएगा ये धारा बहने का समय हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे। ये निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसमें से देखिए मक्खन का खट्टा होना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। बाकी सभी जो है ये भौतिक अभिक्रिया के जो है ये एग्जाम्पल हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गतिज ऊर्जा हाफ mv² और स्थितिज ऊर्जा mgh होता है, आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, तो चालक नहीं है वो आपका ग्लूकोज का घोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी जो है ये तीनों चालक हैं विद्युत के। उसके बाद चलिए 124 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है यह किस दिशा में मुड़ती है। तो देखिए ध्यान से सुनेंगे, जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब ये यात्रा करती है तो यह अविलंब से दूर हट जाती है तथा गति इसकी बढ़ जाती है। तो ये आपका अविलंब से दूर और गति बढ़ जाती है, अविलंब से दूर और गति बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यहाँ सघन माध्यम से विरल माध्यम, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो ये अविलंब की ओर तथा इसकी गति जो है गति घट जाती है। ये अविलंब की ओर होती है और गति जो है इसकी घट जाती है। यहाँ पर देखिएगा अविलंब की ओर और गति घट जाती है, ये वाला होगा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक की विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो यह जो उपकरण है इसको सेल कहा जाता है, यानी कि बैटरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है, तो ये ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा और फ्रेंड्स ये शून्य भी हो सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्राचीन काल में जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये पैलेंटियोलॉजी कहलाता है, ये पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी आपको याद होगा, मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन जो है ये एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। आर्कोलॉजी पुरातत्व संबंधी विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, आर्कोलॉजी। उसके बाद देखिएगा कि ऑस्टियोपोरोसिस जो रोग है यह किससे संबंधित बीमारी है, तो यह जो है हड्डी से संबंधित बीमारी है। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे सरल इलाज क्या है, तो बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकना है तो सबसे सरल जो इलाज है ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। एंटीबायोटिक की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उसके बाद देखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, तो देखिए अलैंगिक प्रजनन में जो है फ्रेंड्स, इसमें नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। तो नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 पर आएंगे कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा करता है, ये करता है एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है ये बढ़ते हुए बच्चे के लिए यानी कि भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ये आपका हो जाएगा एंडोस्पर्म। उसके बाद देखिए एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, तो ये कारण जो है ये है आपका लेटरल मेरिस्टेम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर। देखिए प्रश्न कर रहा है कि उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। टिश्यू के संबंध में पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों का अंग का निर्माण होता है, ठीक है। कोशिका से उत्तक होता है फिर उत्तक से अंग बनता है, बिल्कुल सही। उत्तक शब्द का प्रयोग विचट ने किया था, सही है। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती हैं, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है 1 2 3 सही दिया गया है। उसके बाद देखिए कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो देखिए ये है फ्रेंड्स कौन सा, तो ये आपका इसमें से राइट आंसर इसका हो जाएगा हिपैरिन, ठीक है। हिपैरिन हो जाएगा, हिपैरिन के कारण जो है ये नहीं जमता है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो फ्राइबिनोजन है, फ्राइबिनोजन के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, सॉरी थक्का बनने में सहायक होता है। फ्राइबिनोजन जो होता है यह रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नीलहरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं धान की खेत में, ठीक है, पैडी फॉर्म में। निम्न में से कौन सी जो है सही सुमेलित नहीं है।
सही सुमेलित इसमें से नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हैजा, तो विब्रियो कॉलरी बिल्कुल सही दिया गया है, ये जीवाणु है। कोड़ यानी कि कुष्ठ माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी, ये जो है सही दिया गया है। टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ये भी सही दिया गया है। प्लेग जो होता है ना, ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस से नहीं होता है। प्लेग जो होता है ये किसके कारण होता है, तो प्लेग जो होता है बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है। बैसिलस पेस्टिस के कारण होता है, ठीक है, बेसिलस पेस्टिस के कारण, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है। तो फ्रेंड्स यह किताब जो है तमिलनाडु ने जीता। ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और बड़ौदा को हरा करके तमिलनाडु ने जीता है। उसके बाद देखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में बनाए जाने की घोषणा की है। यह पराक्रम दिवस है। 125वीं इनकी जयंती पर जो है 23 जनवरी 2021 को मनाई गई थी पहली बार यह पराक्रम दिवस। तो यह पराक्रम दिवस हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए, ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। उस सेट को भी आप लोग जरूर देखिएगा, रिवीजन होगा आपका। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है। तो ये फ्रेंड्स 2.97% है, ठीक है, 2.97% हो जाएगा। विश्व जल दिवस 2022 का थीम क्या है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, ठीक है। इसका थीम क्या है, तो इसका थीम है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो होगा राइट आंसर इसका हो जाएगा। वहीं अगर 2021 का थीम पूछा जाए तो वैल्यूइंग वाटर हो जाएगा, याद रखेंगे 2021 का थीम। लिविंग नो वन बिहाइंड 2020 का यह थीम है, वर्ल्ड वाटर डे का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। तो देखिए 7 निश्चय में उंगली पर काउंट कीजिएगा, शामिल जो है ये युवा शक्ति बिहार की प्रगति पहला हो गया। दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला। तीसरा हो गया हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाना। चौथा हो गया स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। पांचवा हो गया स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा हो गया सुलभ संपर्कता। सातवां हो गया सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो इसमें से नहीं है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। 2022 में यह जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है, 2022 में किया जाएगा जर्मनी में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में जो है ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। चलिए ये 47वां था और ये आपका 48वां जो कि जर्मनी में होगा। द लवर बॉय ऑफ बहुबलपुर पुस्तक किसने लिखी है, तो द लवर बॉय ऑफ बहुबलपुर लिखा है राहुल पंडिता ने। तो ये राहुल पंडिता हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। बहुत ही चर्चित रहा था ये, तो ये उत्तराखंड की बनी थी। अच्छा, वर्तमान में उत्तराखंड की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री कौन है बताइए। तो वर्तमान में इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देख लीजिएगा कि अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 5वां स्थान है, याद रखेंगे भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये 5वां स्थान हो जाएगा। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा, तो फ्रेंड्स यह जो है राजगीर में बनाया जाएगा, ठीक है, राजगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा आईपीएल 2022 में पर्पल कैप का खिताब जीता था। ये क्वेश्चन मैंने कराया था। पर्पल कैप का खिताब युजवेंद्र चहल ने जीता है और ऑरेंज कैप का खिताब जो है ये किसने जीता है, तो जोस बटलर ने। उसको बाद चलिए राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था, तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, प्रोफेसर राजकृष्णा ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लियर। उसके बाद चलिए 149 नंबर इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक को लिखा किसने है, तो इसको लिखा है एमजी रेनाडे ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी एमजी रेनाडे ने। इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा है आरसी दत्त ने, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, ठीक है। उसके बाद चलिएगा 150 नंबर आखिरी क्वेश्चन है कि 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। अपना स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर